नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मुतल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव, निफ्टी करीब 90 पॉइंट फिसल कर 24,350 के नीचे आया। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, टाइटन ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे, वहीं मिड कैप फ्लैट, लेकिन स्मॉल कैप में हल्की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स और चार जीपीटी का जलवा, नतीजों के दम पर भागा एस्ट्रल, करीब 9% उछलकर वायदा का टॉप गेनर और साथ ही साथ बना हीरो। वहीं शानदार रिजल्ट्स और एमएससीआई एंट्री की खबर से लेंसकार्ट में भी जोरदार तेजी। साथ ही डबल डिजिट ग्रोथ के दम पर टाटा मोटर्स सीवी करीब 5% दौड़ा। उधर चार जीपीटी शेयर हुंडई में टॉप गियर लगा, साथ में एमसीएक्स भी चला। मेटल्स, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हल्का दबाव, आधा % ज़्यादा नीचे तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं चुनिंदा केमिकल्स और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार, 2 से 3% की तेजी के साथ वायदा की टॉप गेनर्स में शामिल टीएमपीवी और अशोक लेलैंड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका खरीदेगा करीब 49.9% हिस्सेदारी। बैंक ऑफ अमेरिका करेगा 18,268 करोड़ रुपए तक का निवेश। ज्वाइंट वेंचर के लिए दोनों कंपनियों में हुआ करार। खबर के बाद जियो फाइनेंस का शेयर मजबूत। विंडो में ब्लॉक डील के बाद अर्बन कंपनी में रफ्तार, शेयर करीब 5% उछला। 3 करोड़ से ज़्यादा शेयरों में हुआ सौदा। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू 400 करोड़ से ऊपर। उधर ब्लॉक डील के बाद 4% टूटा थायरो केयर, करीब 765 करोड़ के हुए सौदे। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। इस शो में हमारे साथ अमित सेठ और सौमिल मेहता बने हुए हैं पिछले शो से। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे। उसके बाद बात होगी कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से, और टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। आशीष से जानेंगे कि एस्ट्रल में क्यों आई इतनी तेज़ी, क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा आज के मार्केट पर। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने पहली जो ट्रेड थी सेल ट्रेड, उसको रिस्पेक्ट किया, लेकिन लोअर लेवल पर अगेन 24,300 पर सपोर्ट ले रहा है। कल का लो 24,266 था। फिर से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है। कल भी बैंक निफ्टी में रिकवरी अच्छी थी, हालांकि आज उतनी प्रोनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी 550 के लो से 57,550 के लो से 150 पॉइंट की रिकवरी है। एसबीआई में सेकेंड डे रनिंग थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। ये क्लियरली एक स्टॉक है जो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, कॉनकॉर्ड, टाटा मोटर्स पीवी, टाटा मोटर्स सीवी, दोनों यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। रेडिको खैतान, स्विगी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। प्रेशर में है अल्ट्राटेक सीमेंट, नाल्को, जी वर्नोवा, टीएनडी, जाइडस लाइफ, हिंडाल्को, केन्स, इन्फोसिस। तो आईटी में आज थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाई देगा। बिरू जी हाँ, तो ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी आपकी स्क्रीन पर। और इन्फोसिस बैकफुट पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी 24,345 पर। अब एक काम करते हैं, आपकी पैनल से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास जी और सचिदानंद उत्तेकर और अमित सेठ जी और सौमिल जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? ये दोनों भी मेरे बाई साइड में रहेंगे। मुझे बैंकिंग स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुका है, तो एक्सिस बैंक को यहाँ पे बाय करना है। करंट लेवल पे 1200 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 1270 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है एक्सिस बैंक में आते हुए देखने मिलेंगे। दूसरा बाय कॉल रहेगा जियो फाइनेंस, जहाँ पे मैंने कल भी 2 बजे के शो में इसको रिकमेंड किया था। मुझे लगता है यहाँ से रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो 250 के स्टॉप लॉस से जियो फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना है। 272 का पहला टारगेट यहाँ पे आते हुए। ओके, चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। ब्रिटानिया में मुझे लग रहा है काफी शानदार प्राइस फॉर्मेशन है। पिछले 3 दिनों की प्राइस एक्शन को इसने इनगल्फ कर लिया है, एंड 3 दिनों से लगातार इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी डिफेंड किया था, एंड एडीएक्स पे एक ब्रेकआउट होने की तैयारी है। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी मोमेंटम वाली रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक हो रही है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करने हैं ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 56.10 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम का पहला टारगेट होगा अराउंड 57.40 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 58.20 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है वो है एसबीआई का। एक काफी शानदार रिकवरी ऑलरेडी इंट्राडे लोज से एग्जिबिट की है, एंड अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकालने की तैयारी है।
जिस तरीके से डेटा है 1060 के आसपास एक काफ़ी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस है, एंड जिस तरीके से 1100 के आसपास एक नियर टर्म रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है ये रैली वहाँ तक मिनिमम एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर एसबीआई के फ्यूचर्स में फिलहाल खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 1076 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 1102 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1120 का। ओके, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आपका एक बाय कॉल और पीएसयूज में अच्छा मूव आ भी रहा है। अब 4 कॉल्स पूरी हो चुके हैं। अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित, आपके 2 ट्रेड्स करेंगे? जी विनोद जी, इस समय के मेरे 2 कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा इटर्नल। इटर्नल में हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कंटिन्यूएशन मूव देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे हम 315 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 325 के। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी। स्टॉक वापस अपने एक सपोर्ट के आसपास आ गया नियर 10 एंड 20 डेमा। ओवरऑल पैरामीटर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3350 का, और टारगेट्स रहेंगे 3520 के। ओके सोमेल जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? 2 ट्रेड रहेंगे। पहला ट्रेड रहेगा कॉनकॉर पर। कॉनकॉर पे अभी पिछले शो में बात भी हो रही थी। कॉनकॉर में हाई टॉप हाई बॉटम फिर से बनना शुरू हुआ है। इन द वेरी रीसेंट टाइम्स 3-4 वीक की अब देखें तो एक कंसोलिडेशन हुआ, छोटा सा करेक्शन हुआ, अगेन टेकन सपोर्ट एट 200 डेली मूविंग एवरेज, 20 डेली मूविंग एवरेज, और फिर से एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 575 के, और नीचे में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 500। दूसरा स्टॉक होगा पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ा सा जो ट्रायंगल पैटर्न है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, वो ऊपर की तरफ टूटेगा। बहुत अच्छा सेटअप है, मीडियम टर्म में भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 141 पर, और टारगेट रहेगा 154। ओके चलिए, ट्रेड्स पूरी हो गई। अब लॉन्ग टर्म मार्केट की बात करेंगे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत डिफेंस के साथ एक बार सोलार इंडस्ट्रीज लेकर आइए ज़रा। और आई थिंक ये शायद पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी केस स्टडी रही है। और इस स्टॉक से इसलिए भी शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आपने इस कंपनी को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया था, इन्वेस्ट किया था, बने रहे, और इस कंपनी को आपने आई थिंक 1000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी बनते हुए देखा है। पहले तो इस पर आपका व्यू, ओवरऑल डिफेंस पर आपका व्यू। तो अनुज, कई बार आप लकी होते हैं। हमने ये 2015 में, आई थिंक 14 में 560 या 70 रुपए में मैंने पर्सनली खरीदा था पहला ट्रांच, और तब से अभी तक एक भी शेयर बेचा नहीं है। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है। आई थिंक जो रिमार्केबल चीज़ है इस कंपनी की अनुज, ये सब इसको डिफेंस बोलते हैं। आप इसका ईपीएस कैगर देखिए पिछले 10 साल का, तो आपको रिटर्न से मैच करता हुआ दिखेगा। करीबन 33-34% का ईपीएस कैगर है। और अभी डिफेंस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इनका जो कुशा है, जो हमारा S-400 का वेरिएंट है, वो उसको कमर्शियल सक्सेस मिला है। अभी टेस्टिंग हुई है उसकी। भार्गवस्त्रा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसको सक्सेस मिला है। मिसाइल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो आपका डिफेंस रेवेन्यू है, ज्यादातर पिनाका लोडेड है, और भार्गवस्त्रा और बाकी चीज आने से डिफेंस रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी परसों उनका एजीएम था, तो उन्होंने 40% टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो पिछले साल 10,000 करोड़ के आसपास किया है, इस साल 14,000 करोड़ के आसपास का बोल रहे हैं। इसका मतलब क्वार्टरली रन रेट अब 3.5 पौने 4,000 करोड़ होगा इस साल का। लास्ट ईयर ये रन रेट 2,500 करोड़ था। तो इस बेस पे भी अनुज 40% ग्रो करना रेवेन्यू को बड़ी बात है। और कई बार हम, ये मैं सबको बोलता हूँ, हमेशा पी देखते हैं, हमें पैक देखना चाहिए, हमें साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत लेग्स हैं। ऑप्टिकली ये शेयर हमेशा महंगा लगता है, और मुझे लगता है ये सून बहुत जल्दी निफ्टी स्टॉक होगा। ऑलरेडी अगर आप मार्केट कैप वाइज देखें तो ये पिडिलाइट के ऊपर है। तो आप रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो शायद 45-46 स्टॉक होगा निफ्टी का। बट ये इंडिया का डिफेंस स्टोरी का एक पोस्टर बॉय है, और अभी बहुत कुछ मुझे लगता है इसमें होना बाकी है। तो हमारी ये टॉप होल्डिंग है पोर्टफोलियो के अनुसार, लगभग 8% वेट है इसमें पोर्टफोलियो का। ओके चलिए, ये तो एक सोलार की बात होगी। शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। इसके अलावा एक और स्पेस, एस्ट्रल भी आपका एक फेवरेट स्टॉक रहा है ना गुरमीत? आज एस्ट्रल में भी ज़बरदस्त मोमेंटम है, 8% ऊपर नंबर्स के बाद। आपको लग रहा है मार्केट ने अब वो एक सॉर्ट ऑफ जो पनिश किया था, उसके बाद अब वापस मार्केट थोड़ा सा चैरिटेबल मोड में आ गया एस्ट्रल को लेकर?
अनुज हम इसको एग्जिट कर गए थे 23-24 में। अभी दोबारा से इसको हम देख रहे हैं। और आप देखिए अच्छी कंपनीज में बाजार कैपिटल एलोकेशन को लेके ही वरी होता है। अगर आप कोर बिजनेस पे फोकस्ड हैं और वो कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो बाजार इतना इतना वरीड होता नहीं है। और आई थिंक एस्ट्रल के साथ भी वही हुआ। मुझे लगता है अच्छा डिसीजन किया मैनेजमेंट में उसको पुल बैक करने का डिसीजन को। और अभी ओवरऑल अनुज जो सीवीसी पाइपलाइंस और इसका जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बी2बी है चाहे बी2सी है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और धीरे-धीरे अगर आप पिवट करेंगे सैनिटरी फुटवियर में और केमिकल्स में और बाकी चीज़ों में, वो बेटर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि अच्छे नतीजों से बाज़ार रिवॉर्ड करेगा। एक जो थोड़ा रॉ मटेरियल इश्यूज़ आए हॉर्मुज़ की वज़ह से, वो मुझे लगता है और एक क्वार्टर में नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। तो यहाँ से अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी सारी पाइप कंपनीज़ को स्टडी कर रहे हैं और अलग-अलग फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं। हमने वेल्सपन को भी स्टडी किया, थोड़ा बहुत टैक्टिकल एक्सपोज़र लिया था, एस्ट्रल को देख रहे हैं और भी कई नाम इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। जेटीएल को हम स्टडी कर रहे हैं, बट हमने अभी तक कुछ एडिशन नहीं किया है पोर्टफोलियो में। अच्छा गुरमीत, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र दिस साइड। ये आप लेंसकार्ट को देखिए, क्या प्राइस परफॉर्मेंस रही, और न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में एटर्नल एट ऑल टाइम हाई, देन लेंसकार्ट हो गया आपका। हमने डिलीवरी के नंबर्स देखे थे। अभी यहाँ पर कोई एडिशन किया है आप लोगों ने अपने पीएमएस में, और इस पूरी बास्केट में आपका सबसे प्रेफर्ड क्या है इस वक्त, और इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद क्या ऐड किया है? तो हमारी जो टॉप 3 होल्डिंग्स हैं, अगर आप उसको न्यू एज बिज़नेस बोलें तो इटर्नल है, पेटीएम और ग्रो है। और लगभग इन तीनों कंपनीज़ में करीबन 8%, 7 से 8% का वो वेटेज है पोर्टफोलियो में। और अभी से नहीं है, काफ़ी समय से हम बीच में थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि न्यू एज बिज़नेस का एक बास्केट होना चाहिए, किसी एक में ओवर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बाइनरी होता है। जो चलेगा वो बहुत अच्छा करेगा और जो नहीं करेगा, अब जैसे स्विगी है, अब देखिए आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे है। हमने अभी मीशो ऐड किया है। मैं उनकी मैनेजमेंट टीम से काफ़ी इंटरैक्ट किया, हमने एनालिस्ट कॉल सुनी। जो एनालिटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो एआई का एडॉप्शन कर रहे हैं, वो काफ़ी यूनिक है। बी टू बी टू सी है, 26 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 टाउन है। कारपेंटर्स नेल्स ऑर्डर कर रहा है, एडेसिव्स ऑर्डर कर रहा है। वो जो एक पेनिट्रेशन है, जो भारत का बहुत बड़ा सेगमेंट है कंज्यूमिंग, बहुत अमेजिंग है। और यूनिट इकोनॉमिक्स धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा लगता है दिख रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये हमने एडिशन किया, वेटेज काफ़ी कम है, अभी 1% वे किया है। और मुझे लेंसकार्ट भी अच्छा लगता है, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, नतीजे बहुत शानदार है पिछले क्वार्टर। और पर हमने अभी उसको ऐड नहीं किया है पोर्टफोलियो में। तो ओवरऑल अराउंड 8 साढ़े 8% का हमारा न्यू एज बिज़नेसेस में वेटेज है। ओके अच्छा गुरमीत जी, फार्मा में जिस प्रकार की स्टोरी ये रही आपकी, क्या कहते हैं, लॉरस, है ना? ये लॉरस है क्या आपके पास? और फार्मा में कुछ ऐसा ही और नया जिसमें ऐसा स्पार्क हो, ऐसी वेल्थ क्रिएट करके दे पाए? देखिए, पता करना बहुत मुश्किल होता है फार्मा में, क्योंकि हमें लॉरस की वजह से बहुत बैकलैश मिला। क्योंकि 2023-24 के बुल मार्केट में कुछ लोग उसे बोगस लैब्स भी बोलते थे, मुझे ध्यान है सोशल मीडिया पे। बट हमें दिख रहा था, हमने जब उनका इंटरेक्शन किया, उनके 4,500 एम्प्लॉय में 1200 आर&डी में थे। 20% एम्प्लॉय आर&डी में मैंने इंडियन की किसी फार्मा कंपनी में नहीं देखा। जो लीडिंग कंपनी है डिवीज़, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में, उसमें 9 टू 10% एम्प्लॉइज़ हैं और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल स्टेज 3 स्टेज 4 पे थे। तो हमें पता था कि अगर 1-2 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज़ होंगे तो अच्छा करेगा। तो गॉड हैज़ बीन काइंड, बहुत अच्छा किया है लॉरस हमारे लिए। पोर्टफोलियो की टॉप 3 होल्डिंग्स में है अभी भी। हमारे पास न्यूलैंड है, डिवीज़ है और लॉरस है सीडीएमओ स्पेस में। हॉस्पिटल वाले स्टोरी हम थोड़ा मिस कर गए। हम वैल्यूएशंस थोड़ा हमें कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो स्टोरी मिस हो गई हमसे। बट अभी हमने एक और कंपनी ऐड करी है, ब्लूजेट हेल्थकेयर। इसका ये भी सीडीएमओ कंपनी है। कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स बनाती है, जो आपका सीटी एमआरआई के लिए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इमेजिंग एजेंट्स के लिए वो बनाती है, स्वीटनर्स बनाती है। अगर आप इसको ट्रैक करो। और एक इनका एक कार्डियोवैस्कुलर इंटरमीडिएट था, लिम्फोबिक एसिड, उसका सेल काफी गिर गया था इन्वेंट्री पाइल अप होने की वजह से। वो अब नॉर्मलाइज हो रहा है, वो काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है, डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छा कर सकती है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में अभी फार्मा में रिसेंट एडिशन है। ओके, चलिए, ये आपके कुछ रिसेंट एडिशंस हो गए यहाँ पर। काफ़ी मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहे हैं। बाय द वे, एक बार हिंदुस्तान जिंक रखिएगा,
एकदम से स्टॉक में मोमेंटम आया और शानदार तेज़ी के साथ डे हाई पर आया। रखिएगा एक बार जरा हिंदुस्तान से, ये देखिए एकदम से ये स्टॉक तेज़ी में आया। गुरमीत, लेंसकार्ट पर क्या हुआ है आपका? क्या शानदार नंबर्स, एक हेटेड आईपीओ जिसने पैसा जनरेट किया और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया। अनुज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेंसकार्ट को लेके बहुत अच्छा है। हमने घर विजिट किया, यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने सिंगापुर में बहुत अच्छा किया है और बहुत बहुत अमेजिंग एनालिटिक्स और जो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन है वो बहुत शानदार है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा और पिवट करेंगे, और आप देखिए अभी ये स्क्रीन टाइम अनुज इतना बढ़ गया है। मैं एक छोटा सा मैं अपने डॉटर को ड्रॉप करने जाता हूँ कई बार बस स्टैंड पे, तो 10 में से 4 बच्चे अनफॉर्चुनेट हैं, उनको स्पेक्स देखने को, वो 4th-5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे लगता है एक ट्रिगर है, बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है ये। और मुझे लगता है इंडिया में अभी भी जो आई केयर है उसको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता। हम जब बिल्कुल ही परेशान होते हैं तब प्रिवेंटिव आई केयर चेकअप्स हम कम करते हैं। तो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि इनका जो अब इन्होंने नेटवर्क बनाया है, जैसे इटर्नल ने किया, फूड डिलीवरी से क्विक कॉमर्स आए, लेंसकार्ट में वो एबिलिटी है अपने नेटवर्क को यूज़ करके पिवट करने की। तो हमने अभी ऐड नहीं किया है एज़ अ डिस्क्लेमर, बट हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेड बाय पीयूष, बहुत बहुत ही अमेजिंग मैनेजमेंट है। तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं इसको लेके। जब एडिशन करेंगे तो डेफिनिटली आपसे आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा गुरमीत, फॉर सम रीजंस अगर आप देखें, चाहे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो, देन कैश डेरिवेटिव वॉल्यूम्स में आगे जाके पता चलेगा हमें इस सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बट इस पूरे सेगमेंट पे काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज है। वेदर इट्स अब देखिए डिपॉजिटरीज पे भी प्राइस डैमेज है। लुक एट एनएसडीएल, सीडीएसएल एक ज़माने से परफॉर्म नहीं किया। ग्रो, देन आपका एंजल वन में सिवियर प्राइस डैमेज। एएमसीज वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस फेज में आप कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर अभी अवॉइड करेंगे इस स्पेस को? नहीं, हमने एसबीआई फंड्स ऐड किया पोर्टफोलियो में। मार्केट लीडर है, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डिबेट है उसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेके। थोड़ा मार्केट शेयर आप इस साइज में आएंगे तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि बड़े फंड्स में अल्फा निकालना थोड़ा इतना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार आपका फंड 50,000 करोड़ का हो जाए तो आपकी एबिलिटी जो स्मॉल कैप्स लेने की है वो कम हो जाती है और टेल बढ़ती जाती है, तो वो थोड़ा सा चैलेंज आता है। बट बहुत शानदार फंड हाउस है, उसका पेनिट्रेशन मैं देख रहा हूँ कई प्रोडक्ट्स में हर पिन कोड से एप्लीकेशन आता है इनको। कुछ इनके फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज, एसबीआई कॉन्ट्रा, जहाँ पे 80-90% इंडिया के जो पिन कोड्स हैं वहां से कस्टमर पेनिट्रेशन है। इनके एक ब्रांच है हिमाचल में, बद्दी में, वो एसबीआई की लोकल ब्रांच से बड़ी हो गई है एयूएम की वजह से। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्ले, और जैसे ही मार्क टू मार्केट चेंजेस आएंगे, मार्केट करेगा, आपको सीधा प्ले मिलेगा। तो इसमें पोटेंशियल है 4-5 हज़ार करोड़ पैट करने की अगले 12 से 18 महीने में। वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, डिस्काउंट पे आईसीआईसीआई से, एचडीएफसी से, निपॉन से, और बहुत अच्छी टीम है इनकी। जो पूरी डेट और इक्विटी की टीम है, मैं बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छी है। तो ये हमने एक ऐड किया है रिसेंटली पोर्टफोलियो में। ग्रो हम हर हर थोड़े बहुत करेक्शन पे ऐड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा-सा ओवरसोल्ड है इस साइड पे, कैपिटल मार्केट प्ले पे। और जो स्ट्रेंथ है मार्केट की इतनी एफआई सेलिंग के बाद, ये जब भी फ्लो रिवर्स होंगे, और मुझे लग रहा है हम इस टिपिंग पॉइंट पे हैं वीरू, मैं ये शायद बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आई थिंक सेकंड हाफ में आपको फ्लो सरप्राइज करेंगे, इंक्लूडिंग एफआईएस के। इतना अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है। बैंक क्रेडिट देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखिए आप 23% ऊपर है। जीएसटी कलेक्शन 11-12% ऊपर है। सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अच्छे हैं। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि लार्ज कैप में इतना इतना प्रेशर क्यों है। आज आप देखिए जियो में बोफा आया है, उनके क्रेडिट स्पेस में। आप देखिए सडनली एक फ्लड आ रहा है, चाहे एमिरेट्स हो, जापानीज बैंक्स हो, और अब ये जेबी करके इंडिया में आ रहे हैं। ये पहले गलती नहीं कर रहे हैं 2000 वाली, जब खुद आ गए थे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बीएफएसआई वापस से इसको लीड करेगा, और मुझे लगता है ये फ्लोज रिवर्स होंगे। तो वहाँ पे कैपिटल मार्केट पे आपको बहुत हाई बीटा प्ले देगा, ऐसा मेरा मानना है। भारती पर क्या भी बन रहा है अब? गुरमीत, कल भारती ने एक इफेक्टिव प्राइस हाइक किया, स्टॉक पे जबरदस्त रैली है कल और आज के बीच में। अनुज, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एफआई सेलिंग भारती पे थोड़ा वे कर रही है। ये स्टॉक मच बेटर डिजर्व करता है। बाजार को, आपको प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बट जो अब डायनेमिक्स बन रहे हैं, आरपू बढ़ेगा, जो उन्होंने मिनिमम रिचार्ज प्लान्स कम किए हैं। अफ्रीका बिजनेस बहुत स्टेबल हो गया है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना फ्री कैश फ्लो जनरेशन आप देखिए, कंपनी 40-50 हज़ार करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। कितनी कंपनीज हैं इंडेक्स में जो जो इस तरीके का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी? लगभग ड्यूओपोली में है।
मार्केट डेटा का बड़ा प्ले है। मुझे लगता है भारती इस प्राइस पे काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इनफैक्ट हमने तो पोर्टफोलियो में वेटेज बढ़ाया है और हर बिज़नेस अच्छा कर रहा है। एंटरप्राइज़ बिज़नेस, होम ब्रॉडबैंड, मोबिलिटी में आप मुझे लगता है आपको जल्दी ₹300 आरपू दिखेगा अगले अगले 2 क्वार्टर में और मैसिव री-रेटिंग होगी भारती में। आई थिंक ये हमारा फेवरेट लार्ज कैप स्टॉक है अभी इंडेक्स में। अच्छा गुरमीत, कैपिटल गुड्स में एल&टी में तो सीवियर प्राइस डैमेज है ही। आई मीन सिंस मार्च जब से वॉर शुरू हुई है बिकॉज ऑफ देयर मिडिल ईस्ट एक्सपोजर, बट नंबर्स आपने देखे होंगे अभी तक के, कुछ ऐड कर रहे हैं आप कैपिटल गुड्स में? हमने 6 महीना पहले आज़ाद इंजीनियरिंग ऐड किया था, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो वेटेज उतना बढ़ा नहीं पाए जितना बढ़ाना चाहिए था, बट बहुत बहुत ये जो जो फर्स्ट जनरेशन कंपनीज़ हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आईपी ड्रिवन काम कर रही हैं। आप देखिए अभी उन्होंने एक्सपैंडेबल जेट इंजन बनाया है। इसका एप्लीकेशन मिसाइल्स, ड्रोन्स कहाँ-कहाँ होगा हमें अभी नहीं पता है, जो उन्होंने डीआरडीओ को दिया है। उसके अलावा ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी स्पेस में, चाहे वो एरोफॉल्स हों, ब्लेड्स हों जो बनाते हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके आर&डी और आईपी फोकस पे। हमने एक छोटी कंपनी पीछे ऐड करी थी, हिंद रेक्टिफायर, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और ट्रैक्शन मोटर्स बनाती है रेलवे के लिए। अब वो उनको यूएस से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा टेक अवे है इस बुल मार्केट का। और बहुत ऐसे और प्लेयर्स हैं जिनको हम ट्रैक करें। आप सनसेरा इंजीनियरिंग देखिए, वैल्यूएशंस ऑब्वियसली सबके स्ट्रेच हो गए हैं क्योंकि पिछले 3-4 महीने में मैसिव मूव आया है। बट बहुत अच्छे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और मुझे कहीं न कहीं लगता है हमारे जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं, कहीं न कहीं वो एआई भी मिस करा है उन्होंने। और और ये जो इंजीनियरिंग स्पेस था, एनर्जी में प्रिसिजन इंजीनियरिंग स्पेस था, उसको भी मिस किया है। तो कहीं न कहीं आई थिंक वो गैप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स फिल अप कर रहे हैं, और जो कि अच्छा है बाजार के हेल्थ के लिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है टॉप बिज़नेस ग्रुप्स जो आर&डी पे फोकस होना चाहिए था, फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी पे फोकस होना चाहिए था, वो मिसिंग है। मेबी एक आध एक्सेप्शन आप हटा दीजिए, बट ज़्यादातर मिसिंग है। ओके, चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें, और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। एक स्टॉक जिस पर हमने बात की वो है एस्ट्रल। आज का एफएनओ का टॉप गेनर, 7% ऊपर, हीरो ऑफ द डे। क्या रहे तेज़ी के ट्रिगर, आशीष से समझते हैं। आशीष बताएं। बहुत बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। खास बात है कि मार्केट की जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी कम थी, लेकिन उसके मुकाबले जो प्रदर्शन है बढ़िया देखने को मिला। अब सबसे पहले आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 16% का सर्ज देखने को मिला है। बेटा की बात करें तो 23% की बढ़त है। 14.7% के बेटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी 14.6% के आसपास की। मुनाफे में भी आप देखें तो 116 करोड़ के आसपास की उम्मीद थी, 120 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। यानी नंबर्स आप देखें तो वे बेटर देन एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन मार्केट को ये भी पसंद आया कि FY27 के लिए देखें तो जो मार्जिन की गाइडेंस है इसे यहाँ पर बरकरार रखा गया है। पाइप्स में मार्जिन ये बता रहे कि 16 से 18% देखने को मिलेंगे। इंडिया एडेसिव्स में तकरीबन 15%, यूके के जो एडेसिव सेगमेंट है यहाँ पर 8 से लेकर 10%, और जो पेंट का कारोबार है इसमें लो सिंगल डिजिट के मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि Q2 के बाद से अगर थोड़ी सी सिचुएशन सुधरती है तो हो सकता है कि अपनी गाइडेंस को दोबारा से रिव्यू भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खास बात है कि जैसे हमने देखा था कि इनका केमिकल पेंट सेगमेंट की डीमर्जर की बातें हो रही थी, उसके बाद से अगर आप देखें तो अब एक कंसोलिडेटेड टॉप लाइन के लिए टारगेट्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई यहाँ पर। आप CLSA की रिपोर्ट देखें तो 1490 का टारगेट दिया है, लेकिन ये खास बात बता रहे हैं कि जो चैनल रीस्टॉकिंग का फ़ायदा इस क्वार्टर में देखने को मिला है, इसके नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप इंडस्ट्री की वॉल्यूम्स देखें तो इनकी नेगेटिव थी पूरी इंडस्ट्री की, लेकिन इन्होंने फ्लैट वॉल्यूम्स यहाँ पर यानी बेटर देन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। और बाकी के सेगमेंट्स में भी देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। वहीं सिटी की तरफ से भी देखें तो रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ इन्होंने 1900 रुपये का टारगेट दिया, और बता रहे कि वॉलेटिलिटी रही है PVC सेगमेंट में, लेकिन इसके बाद भी जो इनका प्रदर्शन है ये बढ़िया साइड पर देखने को मिला, और आगे जाके आउटलुक भी बढ़िया लग रहा है। इसी के चलते देखें तो स्टॉक ने कमाल कर दिया, 7-8% की तेज़ी। जी हाँ, शानदार मूव एस्ट्रल में। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए और बताने के लिए इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण। कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, बाजार साइडवेज है अभी भी, थोड़ा सा अगर आप देखिए कंसोलिडेशन है। निफ्टी IT बैकफुट पे क्या पिक कर रहे हैं आप? स्टॉक स्पेसिफिक होकर क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी।
तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में हमें एक जो इम्पोर्टेंट करेक्टिव लेवल आना चाहिए था वो ऑलमोस्ट आ चुका है 24,250 24,200 के रेंज में। इसी लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा और कंसोलिडेट होकर वापस एक हमें रिकवरी देखने मिल सकती है अप टू 24,500 से लेकर 24,700। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी डेफिनेटली मार्केट में होना चाहिए। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे अभी जैसे बात हो रही थी डिफेंस, यहाँ पे कंसिस्टेंट मोमेंटम है और काफी सारा ट्रैक्शन भी है। स्पेसिफिकली हमें एचएएल अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 5,025। वहां पे हमें लग रहा है कि पोजिशनल यानी कि यहाँ से अगर एक हफ्ते का अगर व्यू लेते हैं तो 5,200 5,250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। करंट लेवल से इसे खरीदें, 4,900 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है वहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है पिछले 1.5 महीने से, और अगर इन लेवल्स पे देखा जाए तो ग्रो जहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी है, हमें लगता है ये स्टॉक 199 198 के करीब जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे वापस तेजी बन सकती है। स्टॉक वापस से 210 से लेकर 215 तक के लेवल्स दिखा सकता है विद अ वेरी नियर बाय स्टॉप लॉस 193 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके चलिए, तो ग्रो यहाँ पर भी एक MSCI का इम्पैक्ट है। श्रीकांत गुड मॉर्निंग। डिफेंस स्टॉक्स में कोई स्टॉक होगा क्या आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज, बिल्कुल। तो देखिए काफी सारे स्टॉक एक्शन में आ रहे हैं। एचएल तो हमें अच्छा लग ही रहा है, साथ ही साथ हमें लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी मल्टीपल टाइम्स 390 300 400 के करीब आता है और वहां से वापस रिकवरी बनती है, वापस 440 450 तक के टारगेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे एचएल के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आज के दिन में अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली जो एक्शन बनी है वो भारत डायनामिक्स में बनी है। 1365 1370 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छा खासा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना है और स्टॉक 1450 से 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, आई थिंक इन सभी में धीरे धीरे एक्टिविटी बन रही है, बट स्पेसिफिकली अगर मुझे फोकस करना है तो मैं एचएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ data patterns. I think these are the stocks on which we can keep a close watch. ओके चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट अभी भी डे लो के करीब, निफ्टी 24,326 पर। ध्यान रखिएगा कल का लो था 24,266। बैंक निफ्टी है अब 57,600 पर। बैंक निफ्टी अभी भी कल के लो से कंफर्टेबली ऊपर है क्योंकि कल काफ़ी अच्छी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में, लेकिन ये भी अब मोर और लेस डे लो के करीब आ चुका है। और एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में है, थोड़ा नीचे आया है। इंडिया विक्स अभी भी फ्लैट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इस शो को समेट रहे हैं। श्रेया वापस लौटी हैं और उनके साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन कुछ ही देर में।